हेलो बच्चों, आपका ई सरल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यार हम है ना केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। मैं प्रतीक गुप्ता, ई सरल का को फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड ऑल्सो केमिस्ट्री का एचओडी, है ना। बहुत मजा आने वाला है। केमिस्ट्री एक्चुअली में इज मैजिक। मतलब इतना जादू है ना, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। केमिस्ट्री वहां पे हमेशा चलती रहती है। हमारे बॉडी के अंदर केमिस्ट्री हमेशा चलती रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे से आपको एग्जांपल्स, वंडर्स में बताने वाला हूं। पर यह बात पक्की है कि आप सबको जब हम ये कोर्स खत्म कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और जो केमिस्ट्री के बारे में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, रटने वाला सब्जेक्ट है, ये है, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। यू विल फॉल इन लव विद केमिस्ट्री। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं, पूरे दिल से आपको जितना भी मैंने सीखा है वो बताने वाला हूं। आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपना अंडरग्रेड किया है, ठीक है, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज में। पूरी केमिस्ट्री रिलेटेड ब्रांच थी, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग क्यों है, हमारे ये काम में कैसे आती है। ठीक है, अब आप देखना केमिस्ट्री में एकदम एक्सट्रीम चीजें होती है। मतलब कोई चीज तो एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज बताओ, ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। तो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 5555 डिग्री सेल्सियस, 5555 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा एक हीलियम करके गैस होती है, आपको पता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक एलिमेंट है, ठीक है, आपको पता है सब एलिमेंट जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कुछ इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं कि एक एलिमेंट के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट 5000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एक में -268.9 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे होता है? क्या कमाल है ये अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, जिससे ये एक्चुअली में इतनी अजीब सी चीज हो रही है, वो हम केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये आजकल बहुत एक कॉमन साइट है। रॉकेट का प्रोपल्शन हो रहा है, अब हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं। रॉकेट की बॉडी हम किससे बनाए कि वो इतना टेम्परेचर और फ्रिक्शन विथस्टैंड कर सके। इसमें क्या केमिस्ट्री लग रही है, ये हम सीखने वाले हैं। रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, ये हम सीखने वाले हैं। बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई चल क्या रहा है, ये बूस्टर्स के अंदर हमने एक्चुअली में भरा क्या है जो फ्यूल की तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें, यहां पे एक रेलवे आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। भैया कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? ये ट्रेन सॉलिड मटेरियल की बनी हुई है। ये सॉलिड मटेरियल कौन सा है? अब ये आयरन वगैरह की बनी हुई है। हम आयरन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? सीधा धरती से निकाल लेते हैं कि कुछ करना पड़ता है? पीछे बिल्डिंग्स हैं, इतनी सारी यहाँ पे चीजें आपके सामने है। ये जिम है, जिम के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई वाटर कूलर है, पानी की बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही जो हमारे आसपास की दुनिया की चीजें हैं ना, उनमें क्या केमिस्ट्री लगने वाली है, हम कैसे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ये सब हम आगे जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे वैसे वैसे देखेंगे। और देखेंगे भाई ये जो दीवार है सॉलिड की, ये माइक्रो स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे कुछ इस तरह की दिखती है। ये क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये हमने बात करी सॉलिड की, जो अंदर से ऐसा दिखता है। बात करें अगर लिक्विड की, पानी की, अगर हम उसको अंदर से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। आप सोच के देखो, सिर्फ अरेंजमेंट में छोटे मोटे चेंज से पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, गैस है, इस जार के अंदर गैस भरी हुई है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो इनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। इसके अलावा मैंने बोला था मेटल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आयरन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसको देखने वाले हैं। अमेजिंग विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, बहुत सारे एनिमेशंस आपको यहां पे मिलेंगे, क्योंकि असली लर्निंग अमेजिंग विजुअलाइजेशन से ही होती है। आपको अगर विजुअलाइजेशन हो गया तो आपके लिए लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी। और हम एक्सप्लोर करेंगे कार्बन की दुनिया को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत फेमस है। अकेला कार्बन, ये कितने जीरो है? 6 जीरो और एक 3, मिनिमम 30 लाख कंपाउंड तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो कार्बन बनाता है। आप सोच के देखो, शेयर स्केल सोच के देखो कि भाई 30 लाख कंपाउंड्स कार्बन बनाता है। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो 3 मिलियन के ऊपर है। तो हम देखेंगे कार्बन की केमिस्ट्री को, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन की खास बात, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, प्योर कार्बन का बना हुआ है। और दूसरी जगह होता है ग्रेफाइट, जिसकी हमारी पेंसिल की निब बनी होती है। वो कितनी स्मूथ होती है यार, ऐसे ऐसे दबाओ तो टूट जाती है, ऐसे करो तो स्क्रैच हो जाता है। एकदम डायमंड की अपोजिट होती है।
ये तो डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। दोनों प्योरली कार्बन के बने हुए हैं, पर सिर्फ स्ट्रक्चर में माइनर डिफरेंस होने के कारण दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम अपोजिट हो जाती हैं। तो इसको भी देखेंगे। बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं भाई। रिएक्शन कैसे होते हैं, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल नाम की चीज है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखेंगे, बट आपको अमेजिंग विजुअलाइजेशन इसमें भी होगा। रिएक्शंस के अंदर जाएंगे, रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक्चुअल एक रिएक्शन का एक डेमो आप मान लो कि एक्चुअली में रिएक्शन होता कैसे है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोलिजन कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे बेसिक सवाल जो पूछा गया सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से पूछा जा रहा है, जो सब साइंटिस्ट की इमेजिनेशन को कैप्चर करके बैठा है, वो ये है कि यार सारी चीजें किसकी बनी हुई है। अब हिस्टोरिकली बहुत महान महान लोगों ने, भारत में तो यार पूरा सिविलाइजेशन इतना एडवांस था कि हम लोग बहुत टाइम से इसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे साइंस डेवलप होती गई, वैसे वैसे हमको आंसर मिलते गए। सबसे पहले बोला गया कि यार दुनिया में जितनी भी चीजें होती है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। क्या हो गई भाई 5? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। पंच तत्व इनको बोला जाता है। ठीक है, हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया की चीजें इनसे मिलके बनी हुई है। चलो भाई, सब लोगों ने मान लिया। अब कुछ साइंटिस्ट हुए इंडिया में भी और बाहर भी, उन्होंने बोला कि यार ये सारी चीजें किसकी मिलके बनी हुई है। भाई ये तो पक्का है कि दुनिया में जितनी भी चीजें वो इनकी मिलके बनी है, पर यार एयर में किसका योगदान है, एयर किससे बनी होती है, वाटर किससे बना होता है, पानी मतलब यार पानी के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट हुए कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ को चावल खाने का बहुत शौक था। एक दिन ये चावल खा रहे थे, चावल का एक कतरा बच गया, उसको घूरते रहे, घूर रहे। उनके दिमाग में एक चीज ये आई कि यार अगर मैं चावल के टुकड़े को आधा कर दूंगा तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, और आधा कर दूंगा तो क्या होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद वो इतने बड़े साइज के कन्नड़ इतने छोटे से चावल के टुकड़े को तो आधा नहीं कर पाएंगे, इसको अगर और आधा करना है तो उनको भी छोटा होना पड़ेगा। मान लो हमने उनको छोटा कर दिया, फिर चावल के टुकड़े को तोड़ा और आधा हो गया, और छोटे हो गए, फिर तोड़ा और आधा हो गया, और छोटे हो गए, फिर तोड़ा, फिर और आधा हो गया। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि यार मैं ये करता ही जाऊंगा तो कुछ एंड में तो ऐसी चीज आएगी ना जिसको मैं फर्दर ब्रेक ही नहीं कर पाऊंगा। सोच रहे हो, लगाओ दिमाग। तोड़ता जा रहा हूं, एक पॉइंट पे तो आऊंगा जहां पे फर्दर नहीं तोड़ सकता। उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसका नाम दिया गया परमाणु। क्या नाम दिया गया? परमाणु। अक्रॉस अराउंड इसी टाइम पर ग्रीस में साइंटिस्ट हुए डेमोक्रिटस। उन्होंने भी सिमिलर थॉट एक्सपेरिमेंट किए। एक्चुअल में तो एक्सपेरिमेंट ये कर ही नहीं सकते, थॉट एक्सपेरिमेंट था कि भाई कोई ना कोई तो लास्ट स्टेट आएगी जिसके बाद मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने उसका नाम दिया एटम। ठीक है, तो कन्नड़ ने इंडिया में परमाणु नाम दिया और डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। एटम क्या होता है? एटम होता है इनडिविजिबल पार्टिकल। ग्रीक में एटम का मैं आपको बता देता हूं कि एटम ही नाम उन्होंने क्यों दिया। एटम का सिग्निफिकेंस होता है, एटम मतलब ए, और टम कहां से आया? टोमोस से। एटोमोस मतलब नॉट डिविजिबल। तो इन दोनों लोगों ने बोला, ऋषि कन्नड़ ने और साइंटिस्ट डेमोक्रिटस ने, कि भाई मैटर का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, हमने वो क्वेश्चन पूछा था याद है कि सारी चीजें किसकी बनी हुई है, तो इन्होंने बोला कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, सबसे छोटा पॉसिबल जो पार्ट है, वो होता है एटम। आप इसके बाद मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या बोला इन्होंने? कि आप मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये थ्योरी चली, सालों तक चली। फिर जॉन डाल्टन आए। ठीक है, जॉन डाल्टन ने बोला, ये सारी चीजें से आपको पता है, मैं तो रिवाइंड ही कर रहा हूं, रिवाइज ही करवा रहा हूं। ठीक है, जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को थोड़ा और आगे लेके गए, वो कि भाई अब एटम के बारे में भी तो अपन थोड़ा सा जान लें। तो उन्होंने क्या बोला भाई, जॉन डाल्टन साहब ने, ये रहे अपने जॉन डाल्टन साहब, 1700 करीब में इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वैसे तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे बट साइंटिस्ट भी थे, तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। 4 चीजें इन्होंने बोली डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में। 4 चीजें हैं। क्या है भाई? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। चावल के टुकड़े को मैं तोड़ता जाऊंगा, तो वो वाला पार्ट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता,
उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटम। एटोमोस, नॉट डिविजिबल। एटम ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। भाई कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, C+O2 हो रहा है, तो इनका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमने देखी है, तो हर केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। पहले मान लो AB कंपाउंड था, वो CD के साथ मिल रहा है, AC+BD बन गया, तो रीअरेंजमेंट हो गया। A पहले B के साथ रहता था, अब A C के साथ रहने लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया एटम ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये सेकंड पोस्टुलेट था डाल्टन का। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? जितने भी एटम्स हैं वो सब हार्ड एंड डेंस होते हैं। उन्होंने एटम को इमेजिन किया, एक वो स्नूकर की बॉल आती है ना, एकदम हार्ड होती है और डेंस होती है। देखिए आपने बिलियर्ड की बॉल जो होती है गोल गोल, या आयरन की बॉल मान लो स्फेरिकल, एकदम हार्ड और डेंस। इसको तो मतलब आप इतना तोड़ ही नहीं सकते हो फर्दर। ऐसा जितने भी एटम होते हैं एलिमेंट के, वो सारे एकदम आइडेंटिकल होते हैं। मतलब मैं ऑक्सीजन का एटम मेरी बॉडी में से निकाल के ले आऊं, ऑक्सीजन का एटम मैं एटमॉस्फेयर में से निकाल के ले आऊं, ऑक्सीजन का एटम मैं पानी में से निकाल के ले आऊं, तीनों एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे। ये मैटर ही नहीं करता है कि आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को कहां से लेके आ रहे हो। अगर वो ऑक्सीजन का एटम है तो वो एकदम एक जैसा रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर वो ऑक्सीजन का एटम है तो वो एकदम एक जैसा रहेगा। और ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ये दोनों अलग अलग होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटम आइडेंटिकल नहीं होगा। तो जो फोर्थ पोस्टुलेट था उसमें यही बोला कि जो सेम एलिमेंट है उसके सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, और जो अलग एलिमेंट है, दो अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। बहुत एलिमेंट्री थ्योरी थी। अब हम आगे ये देखेंगे कि डाल्टन की थ्योरी पे बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया। करीब 150 साल तक इनकी थ्योरी को इतना माना गया कि भाई बहुत सही है, ये है वो है। फिर जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, कुछ एक एक्सपेरिमेंट हुए जिनको हम ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। पहले वो जादू हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट है। पूरी कहानी अगले लेक्चर में, बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां से एक्चुअली में साइंस होनी डेवलप, जिसको हम आज साइंस जानते हैं, इसका डेवलपमेंट एक ट्यूब एक्सपेरिमेंट से चालू हुआ था। आप सोच के देखो, मतलब बहुत फील आने वाली है ना। वो देखेंगे जिसने डाल्टन की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, तो वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके पहले एक चीज है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक बार केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो देख लें। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोलूंगा मैं, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस की इमेज क्या होती है कि यार कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है। आपको बहुत सारी दुनिया ये बोलेगी केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, अग्रीड, पर वो रटने वाला पार्ट सिर्फ 5% या 10% है। 90% तो समझने वाला पार्ट है। अगर आप समझ के याद करोगे, याद तो हमें सब में करना पड़ता है यार, फिजिक्स में याद करना पड़ता है फॉर्मूला, मैथ्स में याद करते हैं हम फॉर्मूलाज को, है ना, पर केमिस्ट्री साइंस का पार्ट है। तो क्या है डेफिनेशन, पूरी बढ़ के बताता हूं। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द सब्सटेंसेस ऑफ मैटर ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ सच रिएक्शंस टू फॉर्म नए सब्सटेंसेस। मैटर किसका बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, और हम मैटर को यूज करके हमारे लिए जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, क्या हम उनको बना सकते हैं, इसका नाम है केमिस्ट्री। एक और थोड़ा सा डेफिनेशन में आगे का भी पार्ट है, द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी एनकम्पासिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उनके रिएक्शंस देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। तो अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू समझ रहे हैं तो मतलब ये याद करने की नहीं, समझने की चीज है। तो देखो, लास्ट टाइम हमने देखा कि डाल्टन की एक एटॉमिक थ्योरी आई जिसमें उन्होंने बोला कि भाई एटम इंडिविजिबल होते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को लेकर ना सबके मन में बहुत सारे शक थे। अब ये शक आए कहां से? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हो रहे थे कि भाई जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ तो है। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो जादू था। सर क्या बात कर रहे हो, जादू? अरे एक्चुअली में जादू ही था। जादू कैसा था? थोड़ा सा आपको 200 साल पीछे लेके चलते हैं। आप इमेजिन करो एक मैजिक शो है। उस टाइम में मैजिक शोज इतने चलते थे भाई, यूरोप वगैरह में एक मैजिक शो चल रहा है, पूरा अंधेरा है,
जादूगर जो है वो भाई एक ट्यूब लेके आता है, उस ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है। उस ट्यूब में वो इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऑन होता है पूरी ट्यूब ग्लो करने लग जाती है, अलग अलग तरह के ग्लो आ रहे हैं, बहुत भयंकर तरीके से, मतलब ऐसा जादू लगता था लोगों को भाई गैस के अंदर। उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिक करंट भी इतना कॉमन नहीं था, हमारे जैसा थोड़ी ना था कि हर जगह करंट ही करंट है हमारे आसपास। उस टाइम पे तो बहुत नई चीज थी, तो जादूगर लोगों ने इसका बहुत यूज उठाया और इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट रन किया। एक्चुअली में तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही है कि ट्यूब ग्लो होने लग गई, तो पूरे अंधेरे जादूगर वाले हॉल में, मैजिक हॉल में, ये ट्यूब इतना प्यारा तरह से ग्लो करती है, नियॉन के बल्ब और फ्लोरोसेंट लाइट ये ग्लो करते हैं वैसा, ठीक है। बहुत सालों तक ये जादू चलता रहा। अब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में घंटी बजी, यार ये चल क्या रहा है, इसको एक बार लैब में लेके आते हैं और देखते हैं और पता लगाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। साइंस का मतलब क्या होता है, यू आर ऑलवेज बीइंग क्यूरियस, आप इतने क्यूरियस हो हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये आपको जानने की इच्छा होती है। तो जो जूलियस प्लकर साहब थे, कौन थे, जूलियस प्लकर, उन्होंने इस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को लैब में रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। क्या नाम पड़ा, कैथोड रेज बाय जूलियस प्लकर। क्या नाम पड़ा इसका, कैथोड रेज बाय जूलियस प्लकर। उन्होंने क्या किया, इसका नाम दिया कैथोड रेज, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लैब में करके दिखाया कि ये होता कैसे, ठीक है ना। तो नाम क्या पड़ गया, कैथोड रेज। अब इसका सेटअप भी देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, ये क्या होता है, कैसे सेटअप होता है, ये रेज क्या होती है। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कुछ रेडिएशन या रेज एमिट होती है कैथोड से एक गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में। गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भारी शब्द है, अभी आसान बनाते हैं। इन रेज को बोलते हैं कैथोड रेज। अब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, कैथोड क्या होता है, गैस डिस्चार्ज क्या होता है, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। क्या होता है बेसिकली कि हम सबसे पहले ग्लास की ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले हम एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं। उस ग्लास की ट्यूब के अंदर हम गैस भरते हैं। क्या भरते हैं, गैस भरते हैं। बहुत बढ़िया साहब, दो चीजें समझ में आई, ग्लास की ट्यूब, उसके अंदर गैस। तीसरी चीज हम क्या करते हैं, ग्लास की ट्यूब के एक एंड को जिंक सल्फाइड से कोट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी अभी आपको बताता हूं, अभी तो सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है वो आपको बता रहा हूं। जिंक सल्फाइड से हमने एक एंड को पेंट कर दिया, ठीक है। ग्लास ट्यूब के एक एंड पर जो जिंक सल्फाइड से दूर वाला एंड है, कुछ इस तरीके से, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक कैथोड की मेटल प्लेट फिक्स करते हैं। उससे थोड़ा दूरी पर एक एनोड की मेटल प्लेट फिक्स करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या चीज हो गई, वापस से बताता हूं। ग्लास की ट्यूब, ग्लास की ट्यूब के अंदर गैस, जिंक सल्फाइड से हमने उसको कोट किया है। जिंक सल्फाइड के अपोजिट एंड में हमने कैथोड की ट्यूब, कैथोड का एक मेटल प्लेट लगाया है। कैथोड के मेटल प्लेट के सामने हमने एनोड का एक मेटल प्लेट लगाया है। कैथोड को अब हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेके आते हैं, पावरफुल सी, बहुत शानदार सी बैटरी लेके आते हैं। बैटरी के नेगेटिव एंड से कैथोड को कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव एंड से एनोड को कनेक्ट कर देते हैं। यहां तक अभी तक कुछ जादू नहीं हो रहा, जादू अब चालू होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ग्लास की ट्यूब, ग्लास की ट्यूब में गैस, एक तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग, एक तरफ कैथोड की प्लेट, एनोड की प्लेट, और ये कैथोड और एनोड की प्लेट को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को, पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को। अब मैं जैसे ही बैटरी का बटन ऑन करूंगा, मतलब करंट ऑन करूंगा, कुछ इस तरीके से रेज निकलनी शुरू हो जाएगी। देख रहे हो आप, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, सामने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ग्लो होता है, वो जो ग्लो आ रहा था ना, वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे होता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जूलियस, जो हमारे साइंटिस्ट जूलियस प्लकर थे, उन्होंने इसको सेटअप किया, ठीक है। लैब में इसको एक्सपेरिमेंटली रिप्रोड्यूस किया कि भाई हां ऐसा होता है। उनका काम खत्म, उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू इसको साइंटिफिकली रिप्रोड्यूस करके किया, ठीक है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है। जैसे ही मैं करंट ऑन करता हूं, कैथोड से एनोड की तरफ भागने वाली एक रे निकलती है, जाती है, कूदती फांदती पहुंच जाती है, और एनोड को पार करते हुए जो एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उस पे जाके हिट करती है। और जैसे ही वहां पे हिट करती है, ग्लो होना शुरू होता है। ग्लो, शानदार वाला ग्लो, मजा आ जाता है उसको देखकर, है ना। तो ये काम हुआ। अब पर इससे हमारे को कुछ एटम के रिस्पेक्ट में तो आंसर नहीं मिला ना, ठीक है ना। लैब में रिप्रोड्यूस हो गया, अब हम क्या करें, अब तो प्रॉब्लम यहां पे आके फंस गई। फिर पिक्चर में आते हैं जे थॉमसन साहब। कौन आते हैं, बहुत ही महान साइंटिस्ट, सर जे थॉमसन, ठीक है।
जे थॉमसन बोलते हैं कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया ना, अब इसके अंदर की जो साइंस है, ये रे कहां से आ रही है, किसकी बनी हुई है, इस पे चार्ज क्या है, इसका नेचर क्या है, हम इससे क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, वो आप सबको मैं बताऊंगा। थॉमसन साहब आए सालों तक। अच्छा अभी आपको अपने को ऐसा लगता है ये जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, साइंटिस्ट लोगों को एक बार सपना आ जाता है और साइंटिफिक डिस्कवरी हो जाती है, नहीं, उनकी सालों की मेहनत होती है यार। लैबोरेटरी में अपना जीवन बिता दिया इन साइंटिस्ट लोगों ने, दिन रात लगे रहे, माइनर चेंजेस करते हुए उनके एक्सपेरिमेंट्स का डिडक्शन निकाला, रिजल्ट निकाले। बहुत ही महान मेहनत के बाद हमको ये एक एक चीजें पता चली है। घर बैठ के आसमान को देख के एपिफेनीज नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। थॉमसन साहब ने भी मेहनत करी और ये इतने महान थे, इतने अच्छे टीचर भी थे ये, कि इनके द्वारा मेंटर किए हुए 5 से ऊपर साइंटिस्ट लोगों को नोबेल प्राइज मिला। इनको तो मिला ही, इनके जो शागिर्द थे, इनके जो शिष्य थे, उनमें भी बहुत लोगों को नोबेल प्राइज मिला। तो सर जे थॉमसन बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिफिक फिगर है। इन्होंने बोला चलो ठीक है, लाओ मेरे पास तुम लेके आओ कैथोड रे ट्यूब, मैं देखो जो कमाल करता हूं। छोटे छोटे से इन्होंने ट्वीक्स किए, ठीक है, उस कैथोड रे ट्यूब में, है ना। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बोला कि यार सबसे पहले तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये रेस किसकी बनी हुई है, क्या है ये रेस, क्या निकल रहा है कैथोड की प्लेट में से। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो आना चाहिए यार, मतलब ये हो कैसे रहा है। कैथोड की एक मेटल की प्लेट है, उसमें जैसे हम करंट ऑन कर रहे हैं रेज निकल रही है, कितना अजीब है। क्या निकल रहा है, कैथोड धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्या वहां से? ऐसा हो रहा है कि कैथोड की प्लेट धीरे, अगर हम ये कंटिन्यू रखते जाएंगे तो कैथोड की प्लेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेटल निकल के सामने जा रहा है। क्या प्लेट में से मेटल निकल रहा है? तो लोगों ने बोला यार अगर ऐसा है तो थोड़ी देर में कैथोड की प्लेट खत्म हो जानी चाहिए, जो नहीं हो रही थी। तो थॉमसन ने बोला मेटल तो नहीं निकल रहा है, कुछ और ही हो रहा है यहां पे। तो उन्होंने खुद से 2 सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे थॉमसन साहब ने? खुद से 2 सवाल पूछे कि यार मैं 2 चीजें पता लगा लेता हूं। पहली चीज तो ये कि ये जो रेज है ये न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। चलो ये कैसे पता लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है, अभी बता दूंगा आपको। दूसरा, ये मैटर है कि वेव है। जब थॉमसन साहब थे ना 1890s में, अर्ली 1900 में, तब ये सबसे हॉट डिबेट थी। महान साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया के यही डिबेट करते रहते थे कि यार ये मैटर है कि ये वेव है, लाइट मैटर है कि वेव है, ये मैटर है कि वेव है, वो मैटर है कि वेव है, फलाना मैटर है कि वेव है। हर चीज में यही डिस्कशन चलता रहता था कि भैया मैटर है कि वेव है। थॉमसन साहब ने बोला इसका तो मेरे को जवाब देना ही पड़ेगा कि ये पार्टिकल है कि ये वेव है, मैटर है कि वेव है। उन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट रन किए, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट एकदम किसके सिमिलर है, जैसा जूलियस प्लकर ने किया। इसमें एक मॉडिफिकेशन उन्होंने किया। मॉडिफिकेशन क्या है भाई, यही जो चार्ज है कि वेव है, इसको पता लगाने के लिए उन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने क्या किया, इस गैस डिस्चार्ज में गैस भरी हुई होती थी। तो ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे, बहुत सारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग थे वो ये बोल रहे थे कि भाई देखो जब हम करंट ऑन करते हैं ना, तो जो गैस के पार्टिकल्स अंदर हैं, हमारी ग्लास की ट्यूब में जो गैस के पार्टिकल हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज का मतलब आप समझते ही हो, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। हम उनको किसी तरह से चार्ज कर देंगे तो वो चार्ज्ड बन जाएंगे, मतलब वो आयन बन जाएंगे। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, वो आयनाइज हो गए। क्या बोला हमने कि वो आयनाइज हो गए। और ये जो रेज है ना, ये उन गैस के पार्टिकल्स की बनी हुई है। ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि भाई ये जो रेज निकल रही है, जो कैथोड की रेज है, ये क्या है, ये गैस के पार्टिकल से बनी हुई है। थॉमसन को हंच आया, मतलब थॉमसन को अंदर से आवाज आई यार ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक एडिशनल चीज कर दी इस एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप लगा दिया इस ग्लास की ट्यूब में। क्या किया उन्होंने, वैक्यूम पंप लगा दिया। सर वैक्यूम से क्या होता है, वैक्यूम पंप से हम गैस को बाहर सक कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो उन्होंने ना मेजॉरिटी ऑफ द गैस निकाल ली, इतनी गैस निकाल ली कि बस इक्के दुक्के पार्टिकल्स बचे उस पूरी ट्यूब के अंदर। बाकी सारी गैस उन्होंने वैक्यूम पंप से खींच के बाहर निकाल ली। जब उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया और सारी गैस बाहर आ गई, उसके बाद भी कैथोड रे ट्यूब निकल रही, मतलब कैथोड रेज निकल रही थी। क्या निकल रही थी, कैथोड रेज उसके बावजूद भी निकल रही थी। तो सारे साइंटिस्ट ने क्या बोला था, भैया ये कैथोड रेज गैस के पार्टिकल है। थॉमसन ने बोला ले, अरे तुम्हारी तो मैंने ऐसी की तैसी कर दी, पोपट हो गया तुम्हारा तो। क्यों भाई, क्योंकि अंदर गैस ही नहीं है। अब अगर अंदर गैस ही नहीं है और फिर भी कैथोड रेज निकल रही है, तो इसका मतलब ये गैस के पार्टिकल तो नहीं है। तो ये स्लाइट मॉडिफिकेशन किया थॉमसन ने, और इससे बहुत बड़ी एक चीज प्रूव हो गई कि ये जो रेज अंदर से निकल रही है, दीज आर नॉट गैस
पार्टिकल्स। तो मतलब ये कुछ और है। सबसे पहला जो हम अटैक करने वाले हैं इसका चार्ज निकालने पर करने वाले हैं। अगर ये जो भी निकल रहा था, जो पार्टिकल है या वेव है, कैथोड से जो चीज रेज निकल रही थी, अगर ये चार्ज है, अगर इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होंगे या इन पे रिपल्शन लगेगा। बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, दो प्लेट लगा देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट। उन दोनों प्लेट के बीच में से हम रेज को निकालेंगे। अब ऑब्जर्व करते हैं होता क्या है। हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बीच में से रेज को निकाला। अब अगर रे डिफ्लेक्ट होती है, या तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी या नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर ऐसा होता है तो मतलब ये जो रेज है इनमें कोई ना कोई चार्ज है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो रेज है इनमें चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो अगर डिफ्लेक्शन हुआ मतलब ये अपने पाथ से हटे, डिफ्लेक्ट हुए तो चार्ज है, और डिफ्लेक्ट नहीं हुए तो न्यूट्रल है। तो जब हम ये काम करते हैं, आप तो यार विजुलाइज करो, ई सरल में विजुलाइजेशन ही तो मेन है, विजुलाइज ही तो होता है सब कुछ। देखो, हम पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट लाए और जैसे हमने ये काम किया, ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, हमको ये पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमको ये पता है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर ये रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये खुद कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो खुद कैसी होंगी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं यहां पे आपको, ये होंगी नेगेटिव। थॉमसन ने फटाक से प्रूव कर दिया कि भैया दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पर शक करने वाले लोग फिर से आ गए, एक और कुछ ऐसा करके बताओ कि हमको इस बार तो पक्का ही पता चल जाए कि ये कैसी है, ये नेगेटिवली चार्ज है। उन्होंने बोला देखो इतना सा तो तुम्हें पता ही होगा, साइंटिस्ट लोग हो, इतना तो मैं अज्यूम कर ही सकता हूं, इतने तो समझदार हो कि जब मैं मैग्नेट लाता हूं तो मैग्नेट की वजह से भी जो चार्ज्ड चीजें होती हैं वो डिफ्लेक्ट या अट्रैक्ट होती हैं। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, मैग्नेट का साउथ पोल इनके पास लेके आते हैं। मेरे को पता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैं साउथ पोल मैग्नेट का लेके आऊंगा ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये रिपेल हो जाएंगी। साउथ पोल से कौन रिपेल होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या बोल रहा हूं मैं, यह भी आपको नहीं पता, आपको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप जब 12th में फिजिक्स पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत नेचुरल चीजें हो जाएगी, पर क्योंकि यहां पे अभी आपको यूज करना है तो अभी के लिए आप याद कर सकते हो कि मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव चार्जेस को रिपल करता है, रिपल्शन मारता है। और यहां पे हमको दिख रहा है कि ये क्या हो रही है, यहां पे हमको दिख रहा है कि ये रिपेल हो रही है। तो थॉमसन ने बड़े आसानी से दिमाग लगा के प्रूव कर दिया। जो हम यहां पे लिखेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस एक एक करके, पहले मैं सारी ऑब्जर्वेशंस लेके आ जाता हूं फिर एक एक को समझा दूंगा, ठीक है। ये 4 ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी कि भाई एक तो ये पहले एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, जब तक मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी वो आपने देख भी लिया, ठीक है। कैथोड से रेज निकली एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करी जब तक हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सेकंड पॉइंट पे यहां भी, जैसे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है। वो भी आपने देख लिया कि ये डिफ्लेक्ट हो गई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते से ही। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरह से डिफ्लेक्ट होते हैं। अभी पार्टिकल है कि वेव है हमने प्रूव नहीं किया। उन्होंने जैसे सब बोला कि जैसे कोई मैं मान लो एक नेगेटिवली चार्ज बॉल फेंक रहा हूं, वो जैसे डिफ्लेक्ट होगी वैसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब इन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। कितना डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये कितना ऊपर जाएंगी या कितना नीचे आएंगी, वो इस पे डिपेंड करता है कि मैंने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या वो इलेक्ट्रिक चार्ज लिया है। जितना ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक चार्ज लूंगा डिफ्लेक्शन उतना ही होगा। अभी हमको इतना ही समझना है, बाकी आप फिजिक्स में आगे बहुत इजीली समझ ही जाओगे, चिंता मत करना। अगर कोई सी चीज यहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कभी नहीं देखी, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें हैं। मेन हमारे समझने का मेन कंक्लूजन क्या है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीजें नहीं है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीजें हैं तो नेगेटिवली चार्ज की तरह से ये बिहेव करेंगी। और जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे इन पे उतना ही ज्यादा इनका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। ये 4 चीजें उन्होंने कंक्लूड करी। अब अगला सवाल उठता है कि भैया मैटर हो कि क्या हो, कैथोड रेज आप नेगेटिवली चार्ज तो हो, पर अब मैटर हो कि वेव हो यह कैसे पता लगाएं। तो उन्होंने सोचा कि यार नॉर्मली हमको मैटर जो दिखता है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये प्रेजेंटर है, ठीक है, मैं इसको फेंकूंगा एक चीज पे और वो चीज घूम सकती है। मैंने जैसे ही फेंका तो वो चीज घूमेगी, ठीक है।
मान लो मेरी उंगली है, एकदम फिक्स नहीं है, मैं इसको ऐसे मारा तो मेरी उंगली पीछे हुई। अब अगर मान लो ये रे है, हम सूरज के सामने खड़े हैं और ये धूप हमारे ऊपर आके पड़ रही है, धूप जो है वो वेव की तरह से भी बिहेव करती है, तो वो धूप की रेज जो है, जो वेव है, वो मेरे इस हाथ को घुमा थोड़ी ना पाएगी। पर इस पे मैं अगर बॉल एक मारता हूं तो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ये रेज के रास्ते में ना एक पैडल व्हील डाल देते हैं। पैडल व्हील मतलब वो ऐसे ऐसे घूमता है, वो है ना, बीच में से हिंज्ड होता है और अगर हम उस पर कोई भी चीज मारेंगे तो ऐसे घूमेगा। तो थॉमसन ने बोला देखो एक दिमाग लगाते हैं अपन, अगर मेरे इस चीज के मारने से, कैथोड रेज के हिट होने से अगर वो व्हील घूमने लग जाता है, अगर वो व्हील घूमा, अगर वो डिफ्लेक्ट हुआ तो मैटर है, और अगर रेज एकदम सीधी की सीधी निकल गई तो क्या है, वो वेव है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा, मेरे को भी नहीं पता। ये रेज जा रही है, ठीक है, ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। मैं क्या करूंगा, अब बीच में एक पैडल व्हील लाके रख दूंगा। जैसे ही पैडल व्हील लाके रखता हूं वो घूमना घूमना रोटेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही रोटेट करना शुरू हुआ, थॉमसन नाचने लग गए, कूदने लग गए, मैटर है, मैटर है, मैटर है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझना, उन्होंने बोला भाई ये चीज पार्टिकल है। अब उनका दिमाग चलना शुरू, यार नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये पार्टिकल भी है, क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये एटम के अंदर से कुछ निकल के आ रहा है? क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है? ओहो, उस दिन उनके जो फील आई होगी ना, उस दिन जो उनका दिन बना होगा ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। डाल्टन ने इतने सालों तक बोल के रखा था एटम इनडिविजिबल है, वो जस्ट एकदम ब्रिंक पे ही बैठे थे, एकदम क्लोज ही बैठे थे कि ये प्रूव हो जाए कि नहीं, एटम डिविजिबल हो सकता है। तो उन्होंने बोला भैया ये क्या है, ये हमारा पार्टिकल है। मैकेनिकल इफेक्ट ये शो कर रहे हैं, मोमेंटम है, एनर्जी है, इसका मतलब मास भी है, इसका मतलब ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल तो बोल नहीं सकते, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े बोल सकता ये पार्टिकल सुन, जो वो पैडल व्हील को रोटेट कर रहा था, जो नेगेटिवली चार्ज था, उन्होंने नाम देते हैं इसको, इस पार्टिकल को, पार्टिकल मिला है तो उन्होंने इसका नाम दिया जो आप सब जानते हैं कि भाई कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, और उन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम निकल के आया, इलेक्ट्रॉन्स निकल के आया। तो हमने चार्ज पता लगा लिया, नेगेटिवली चार्ज है, मैटर है कि वेव है, पता लगा लिया मैटर है। अब अगला ये पता लगाना है कि क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, क्या बोल रहे हैं, क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कि नहीं है। इसके लिए भी उन्होंने इतना शानदार दिमाग लगाया ना, आप भी सल्यूट करने लगोगे। चलो ये देखते हैं कि भाई सब एटॉमिक है कि कुछ और है, पता लगाते हैं। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यार क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्या। तो थॉमसन है ना बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करें, ऐसा क्या किया जाए कि ये पता चल जाए, कि ये दुनिया को प्रूव हो जाए कि भाई ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। दिमाग दौड़ा रहे हैं, आप भी दौड़ाओ, मैं भी दौड़ाता हूं। क्या हम ऐसा करें, क्या क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। कैथोड से रेज निकल रही है एनोड की तरफ। अच्छा, हमने अभी तक ये तो बात करी नहीं कि ये कैथोड किसका बना हुआ है। भाई आयरन का है, कॉपर का है, किसका है ये कैथोड, जिंक का है क्या। तो यहां से उनकी दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने एक काम करते हैं, जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है, कैथोड का मेटल चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अलग अलग मेटल वो कैथोड का चेंज करते गए और हर बार एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स नोट करते गए। भाई कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो सेम है कि अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने फाइंड किया होगा यहां पे। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हुई। उन्होंने ये फाइंड किया कि मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, कोई सा भी मेटल का प्लेट लगा दूं, हर बार एग्जैक्टली सेम पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और ये रिवॉल्यूशनरी था। इससे रिवॉल्यूशनरी चीज आज तक साइंस में कुछ हुई होगी। सुनने में बहुत सिंपल है कि भाई हाँ ठीक है ना, सारी चीजें सेम ही तो निकल रही थी, बट इन्फ्रेंस सोचो, मैं एलिमेंट चेंज करता जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से एकदम कान खोल के सुन लेना। अब मैं एलिमेंट जो है वो चेंज करता जा रहा हूं, पर अंदर से निकलने वाले पार्टिकल्स सेम। ये लगाऊं तो सेम, वो लगाऊं तो सेम, ऐसा लगाऊं तो सेम। इसका मतलब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि भाई एटम कौन सा है। क्या बोल रहा हूं मैं, इस पे तो चीज डिपेंड ही नहीं कर रही कि एटम कौन सा है। अगर मान लो एटम निकल रहे होते, इफ दीज वर एटम्स, पूरे के पूरे मेटल के एटम निकल रहे होते, तो फिर तो चार्ज अलग अलग होना चाहिए था या कुछ तो अलग होना चाहिए था, पर हर चीज सेम है।
यहां से फिर थॉमसन ने दिमाग लगाया कि भाई कुछ तो ऐसी चीज अंदर से निकल रही है जो हर एटम में सेम है। क्या स्टेटमेंट मारा मैंने, वापस से रिपीट करते हैं। कुछ तो ऐसी चीज निकल रही है जो हर एटम में सेम है। कुछ तो ऐसी चीज निकल रही है जो हर एटम में सेम है। यहां से उन्होंने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया थॉमसन साहब की महानता ने कि इलेक्ट्रोड के मटेरियल को मैं चेंज करता हूं, कैथोड रे के नेचर पर कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे से नन्हे से मुन्ने से जो पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, वो कॉन्स्टिट्यूएंट है हर एटम के। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड रे ट्यूब में होते हैं, जो कैथोड रेज बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग हमने मेटल को चेंज करके देख लिया, तब भी कैथोड रेज के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो थॉमसन ने यहां से इन्फर कर लिया कि हर एटम के अंदर ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या है भैया इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, आया समझ में? पक्का? ठीक है, बहुत सिंपल। ये जो है यहां पे हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स सब एटॉमिक हमारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब अगला सवाल जो उठता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि ठीक है चलो सब एटॉमिक पार्टिकल तो हैं, अब इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज को और कुछ अपन करके कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को देखें। भाई चार्ज होता है, मास होता है, कितना होता है चार्ज और मास? उन्होंने फिर दिमाग लगाया वापस से कि यार एक काम करते हैं, इसके चार्ज और मास को नापने की कोशिश करते हैं। क्या बोला उन्होंने? यार अब पता तो लग ही गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और जानते हैं ना। उनकी क्यूरियोसिटी का लेवल सोचो कहां पे पहुंच गया, वो 7वें आसमान पर, कि भाई इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, अब तो इसके बारे में और डिटेल में जाना जाए। उन्होंने सोचा कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, कैसे किया जाए। उन्होंने बोला कि यार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पॉजिटिव की तरफ भाग रहे थे, मैग्नेट को डाला तो ये साउथ पोल से दूर भाग रहे थे। मेरे को ये पता है, फॉर्मूले होते हैं सबके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है। मैं इतनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं कि इनका डिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो जाए। जैसे मान लो मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं, मेरा हाथ कहीं नहीं जाएगा ना, इधर ही रहेगा ना एग्जैक्टली। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रही है, तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर लेते हैं हम, तो सब कुछ विजुलाइज करके करते हैं, यही तो फायदा है। हमने क्या किया यहां पे, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी और मैग्नेट का भी यूज कर लिया। मैग्नेट ऊपर डिफ्लेक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डिफ्लेक्ट करेगी, दोनों का डिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या पता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स ड्यू टू ये जो मैग्नेट है, इन दोनों का अमाउंट बराबर बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं। कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको डर लगेगा, अभी नहीं बताऊंगा भैया, बाद में 12th में आप खुद से पढ़ लेना। मैग्नेटिक फील्ड का भी एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आपके लिए चने मूंगफली के भाव में हो जाएगा, क्योंकि ये तो ब्रेड एंड बटर है ना यार। इलेक्ट्रिक इतना सारा पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इतना सारा पढ़ेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही है? अब जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी यूज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी यूज होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम ये दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यूज होगा, मास भी यूज होगा। जैसे ही चार्ज और मास यूज होगा तो हमको चार्ज बाय मास के अलावा बाकी सारी चीजें पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी हमने लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने बताई है। तो जब हम ये दोनों को इक्वेट करते हैं, चार्ज को और मास को, तो हमको क्या पता चल जाता है, चार्ज बाय मास पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है हमको, चार्ज बाय मास पता लग जाता है। और जैसे ही चार्ज बाय मास इन्होंने इक्वेट किया तो वो बराबर आया 1.758820 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। काफी छोटी वैल्यू है ये। क्या है ये वैल्यू, काफी छोटी वैल्यू है। इन्होंने भी ठीक है बोला, ठीक है आ गई है, अब क्या करें। थॉमसन ने कुछ टाइम पहले, इसके थोड़ा टाइम पहले, हाइड्रोजन के आयन के लिए चार्ज बाय मास कैलकुलेट किया था। क्या किया था, हाइड्रोजन आयन के लिए चार्ज बाय मास कैलकुलेट किया था। और जब वो इन्होंने कैलकुलेशन करी थी, भाई एक तो ये हर इलेक्ट्रॉन का E/m कांस्टेंट होता है, तो ये पता चल गया कि भाई हर इलेक्ट्रॉन सेम है, वो हमको वैसे भी पता है, अभी तक हमको समझ में आ गया। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज निकली ना, वो ये निकली कि E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन आयन के
E/m रेशियो से बहुत ज्यादा आता है। सर इसमें खास बात क्या है? आपको अभी तक मैंने एक बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं दी, बहुत जरूरी और बहुत शानदार इंफॉर्मेशन नहीं दी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम बराबर होता है। वापस से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड एकदम बराबर है। मतलब E/m में इलेक्ट्रॉन के E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। हाइड्रोजन के E/m में E क्या है? हाइड्रोजन का चार्ज। और m क्या है? हाइड्रोजन का मास। दोनों के चार्ज बराबर है। और स्टेटमेंट क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो हाइड्रोजन के E/m रेशियो से बहुत ज्यादा है। यहां पे अलग अलग क्या है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के केस में? एक ही चीज अलग दिख रही है मेरे को, चार्ज तो सेम है, मास ही अलग हो सकता है। समझना, बहुत प्यारी बात आपको समझ में आने वाली है, अभी दिमाग की उत्ती जलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? चार्ज दोनों के बराबर हैं। बिल्कुल बराबर है सर। मतलब मास अलग अलग होना पड़ेगा क्योंकि रेशियो का अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का E/m ज्यादा है। ओ हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा क्योंकि E/m पूरी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के E/m से ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब कम होती है तभी तो ओवरऑल रेशियो बड़ा होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन से बहुत कम है क्योंकि E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के E/m रेशियो से बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? डिनोमिनेटर की चीज समझते हो ना कि डिनोमिनेटर में क्वांटिटी छोटी होती है तो रेशियो बड़ा होता है। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या जिंदगी में हाइड्रोजन से छोटा भी कोई एटम है क्या? नो सर। अब अगर इससे छोटा कोई एटम है ही नहीं तो उससे छोटा पार्टिकल कहां से आ गया भैया? उससे छोटा मास कहां से आया? सारी साइंटिफिक कम्युनिटी की दुनिया हिल गई। भाई साहब, थॉमसन ने एकदम सही बात बोली थी। ये कुछ हाइड्रोजन से भी छोटा है और बहुत छोटा है। करीब 2000 गुना ज्यादा E/m रेशियो आता है इलेक्ट्रॉन का। कितना ज्यादा आता है? 2000 गुना। मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से 2000 गुना लाइटर है, 2000 ज्यादा गुना हल्का है। कौन? इलेक्ट्रॉन। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम, उससे भी छोटा कुछ। तो ये क्या है? ये है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो थॉमसन ने क्या प्रूव कर दिया? एटम इंडिविजिबल नहीं होते, डिविजिबल होते हैं। उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है जिसका मास हाइड्रोजन के आयन के मास से 2000 गुना कम होता है। ये थी थॉमसन की ब्यूटी और ये थी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की ब्यूटी। अब आसपास की दुनिया में भी जो लोग, अभी आप तो बहुत खैर नई जनरेशन के हो, आपने तो LCD LED ये सारी चीजें देखी है। हम जब छोटे थे ना तो CRT ट्यूब होती थी, CRT टीवी होते थे। हम जब छोटे थे तो मॉनिटर, हमारे स्कूल्स में भी CRT मॉनिटर होते थे। CRT मॉनिटर और ट्यूब का मतलब कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे एक्चुअली में प्रोड्यूस होती थी, सामने स्क्रीन पे आती थी, है ना। वहां पे वो फ्लोरोसेंस क्रिएट होता था जिंक सल्फाइड का और उस पे इमेजेस बनती थी, उस पे वीडियोस बनते थे। तो पहले जो एक्चुअली में टीवी थे वो सारे टीवी CRT थे, कैथोड रे ट्यूब्स थे। तो हमारा सारा बचपन जो सचिन तेंदुलकर को देख के गुजारा है वो सब CRT को देख के गुजारा है। दोज वर दी कैथोड रे ट्यूब्स। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत है यार, साइंस है तो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, ये हमको पता चल गया और उनकी एप्लीकेशन भी पता लग गई कि भैया CRT जो टीवी देखो, इस तरह के डब्बे होते थे पहले, बड़े बड़े एकदम ऐसे, आज तक तो एकदम पतले पतले होते हैं, पहले इतने बड़े बड़े और हैवी डब्बे होते थे क्योंकि उसमें एक्चुअली में अंदर कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही होती थी। वो क्या होते थे? कैथोड रे ट्यूब्स, टीवी। ठीक है, अब हमने देखो E/m रेशियो निकाल लिया। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई एग्जैक्ट चार्ज तो बता दो सर। आपने ये बता दिया कि यार E/m रेशियो, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और एग्जैक्ट मास, ये तो हमको पता ही नहीं है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट मास वो आपको नहीं पता। आपको तो E/m पता है। E/m की हमने गंदी सी वैल्यू देख ली थी, बहुत बड़ी सारी। एग्जैक्ट चार्ज क्या होता है?
इसको डिटरमाइन करने के लिए एक और बहुत महान और बहुत मेहनती साइंटिस्ट आए, जिनको हम क्या नाम से जानते हैं, जिनको मतलब उनका नाम था रॉबर्ट मिलिकन। ठीक है, रॉबर्ट मिलिकन साहब ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसको हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बहुत एक सिंपल सी चीज करी कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। क्या करना है मेरे को इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। एक बड़ी सी ट्यूब ली, मतलब इसको एक कंटेनर टाइप का मान लो, उसमें उन्होंने एटमाइजर लगाया। एटमाइजर क्या करता है, एक एटमाइजर में इन्होंने ऑयल भर लिया। ठीक है, एटमाइजर में जब हम स्प्रे करते हैं तो वो ऑयल के पार्टिकल्स को एकदम छोटा 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 कर देता है, बहुत ही छोटा, मतलब एकदम बहुत बहुत माइन्यूट ऑयल पार्टिकल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स बना देता है वो। ठीक है, इन्होंने 2 प्लेट लगाई, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी एनोड, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी कैथोड। ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। इसके बाद क्या किया, इन्होंने ये बोला कि देखो मेरे को क्या पता लगाना है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है। तो एक काम करते हैं, हम ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज करेंगे। भाई हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो जिंदगी में नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑयल के पार्टिकल पे अगर चिपक गए, अगर ऑयल के पार्टिकल को हमने चार्ज कर दिया तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करके अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट की ब्यूटी देखना, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप्स, इन ऑयल ड्रॉप्स पे उन्होंने रेज फेंकी, जिससे ये ऑयल ड्रॉप्स नेगेटिवली चार्ज हो गए। क्या रेज थी, क्या था, वो हमारे काम का नहीं है, सिंपल सी एक चीज थी, इन्होंने एक्स रेज नाम की एक रेज होती है, उनको फेंका। ठीक है, ऐसे एक्सरे की गन होती है, अपन यार वो एक्सरे वगैरह कराते हैं ना, हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो वो देखने के लिए, एग्जैक्टली वही सेम एक्सरेज इन ऑयल ड्रॉप्स, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से छोटे 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 से अपने ऑयल ड्रॉप्स थे। ठीक है, उन ऑयल ड्रॉप्स को उन्होंने नेगेटिवली चार्ज किया, किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, किसी पे 3, किसी पे 4, डिपेंडिंग ऑन की ऑयल ड्रॉप की साइज क्या है, साइज पे। वैसे बहुत छोटे थे तो किसी पे 1, किसी पे 2, 4, 10, 20 ऐसे कुछ जाके इलेक्ट्रॉन्स चिपक गए, है ना। अब अगर मैं इसका आपको जूम करके व्यू दिखाऊंगा, देखना एक्सपेरिमेंट का जूम करके व्यू, तो ये ऑयल ड्रॉप है, अभी मैंने कुछ चार्ज वार्ज अभी करूंगा, इस तरह से मैंने इसको चार्ज कर दिया, ये ऑयल ड्रॉप नीचे फॉल होएगा। भाई मैं ऐसे पानी की बूंद को देखता हूं और मैं उसको यहां से छोड़ दूं तो वो ग्रेविटी के कारण कहां पे जाएगा, पानी की बूंद नीचे जाएगी। सिमिलरली ऑयल ड्रॉप भी कहां जाएगा, ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। तो क्या फोर्स लग रहा है ऑयल के ड्रॉप पे, जिसको हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया, एक फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। यहां पे आप डायग्राम में देखोगे मैंने एनोड लिखा हुआ है। एनोड मतलब कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखा था। ठीक है, कैथोड पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मान लो मैं करंट को ऑन कर देता हूं और इस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ध्यान से सुनना, अगर मैं करंट को ऑन कर देता हूं और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑयल ड्रॉप के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, एनोड क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, यस सर होता है। अब अगर अट्रैक्शन होता है तो उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो कि नेगेटिवली चार्ज है, क्या ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस एनोड के कारण, सर बिल्कुल लगेगा। तो एक फोर्स डाउनवर्ड ग्रेविटी का, एक फोर्स अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोला, वापस से बोलता हूं, नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है, डाउनवर्ड फोर्स है ग्रेविटी का, अपवर्ड फोर्स है किसका, एनोड के कारण। तो 2 फोर्स हो गए, एक नीचे एक ऊपर। अब आप जादूगरी देखना, ठीक है, रेडी हो। हमने एक नेगेटिवली चार्ज इसको किया, अभी वोल्टेज 0 है, एनोड पे कोई चार्ज नहीं है, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते हैं। अब क्या ये धीरे धीरे ड्रॉप करेगा, क्योंकि इस पे क्या है कि ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी के फोर्स को अपोज करने वाला फोर्स है। हम थोड़ा सा वोल्टेज इसका और बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाएंगे, इतना कर देंगे वोल्टेज कि नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर हो जाए। क्या कर देंगे हम, नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर हो जाए। जैसे ही नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर होता है, ये जो ड्रॉप है, जो हमारा ऑयल ड्रॉप है, वो हवा में सस्पेंड हो जाएगा, लटक जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर है। फोर्स बराबर हो गया तो मतलब एकदम इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पे काम होगा। हम वोल्टेज इतना कर देंगे कि ये जो ऑयल ड्रॉप है, अभी तो ये नीचे जा रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है, अब हम वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कैसा है, ऊपर, ग्रेविटी के कारण फोर्स कैसा है, नीचे। वोल्टेज हमने इतना बढ़ा दिया कि दोनों फोर्स बराबर हो गए। ये ऑयल ड्रॉप यहीं पे अटक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऊपर ही चल जाएगा, उससे हमारे को काम नहीं है। हमारे को तो वो केस देख रहे हैं जब ये ऑयल ड्रॉप बीच में अटक जाएगा। जैसे ये बीच में अटका तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन कर लेंगे।
इलेक्ट्रिक फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है K(Q1Q2/r²। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो होता है mg। ठीक है, अब ये जो मैंने ब्लू से कर रखा है, Q2 जो है वो उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज है। Q2 क्या है? ऑयल ड्रॉप पे चार्ज है। और m जो है वो ऑयल ड्रॉप का मास है। m क्या है? ऑयल ड्रॉप का मास। वापस से, जो छोटा वाला m है वो ऑयल ड्रॉप का मास है और जो Q2 है वो उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज है। दोनों फोर्स बराबर हो गए, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन। तो फॉर्मूला क्या बना? mg इज इक्वल टू K(Q1Q2/r²। यहां पे अननोन क्या है? जो ब्लू में लिखे हुए हैं। अब एक कैच है, ये ब्यूटी है यहां पे खतरनाक वाली। क्या मैं ऑयल ड्रॉप का मास मेजर कर सकता हूं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हो। बाहर लेके आ जाता हूं ऑयल ड्रॉप का, तो मैं मास मेरी मेजरिंग मशीन से मेजर कर ही सकता हूं। जैसे ही मैं ऑयल ड्रॉप का मास मेजर करूंगा तो क्या ये जो m अननोन है ये नोन हो जाएगा क्या? सर बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ये नोन हुआ तो एक अकेला अननोन बचेगा क्या? सर बिल्कुल बचेगा। कौन सा होगा वो? Q2। Q2 क्या है? ऑयल ड्रॉप पे चार्ज। और जैसे ये मैं इक्वेट करता हूं, मेरा ऑयल ड्रॉप पे चार्ज आ जाता है। और जैसे ऑयल ड्रॉप पे चार्ज आता है, Q2 की वैल्यू कितनी है? मैंने क्या बोला था? किसी पे 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, वो भी मैं मेजर कर लूंगा किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गए। तो Q2 की वैल्यू कितनी है? n जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और फिर मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को उसको वैल्यू पुट करनी है। और जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज आ जाएगा मेरे पास? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर कर दिया। ऑयल ड्रॉप के मास को हमने नाप लिया, जिससे हमारे पास क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, हमको थॉमसन ने बता दिया था E/m रेशियो किसका? इलेक्ट्रॉन का। उस E/m रेशियो से हम वहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास मास भी आ जाएगा। चार्ज बाय मास की वैल्यू पता है, चार्ज की वैल्यू पता है, तो मास निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा। ये दो क्वांटिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद होनी चाहिए है। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे ये चार्ज और मास निकला, फिर लोगों के दिमाग में भयंकर से भयंकर क्वेश्चन कि यार एटम तो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? सोच के देखना एक बार, एटम तो न्यूट्रल है, वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज? इसका जवाब मिलेगा अगले लेक्चर में। चलते हैं।